जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने पादप मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम दोस्तों पौधों में श्वसन आंत और रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन करेंगे कि पौधे श्वसन कैसे करते हैं और श्वसन से उसे क्या क्या प्राप्त होता है और वो फिर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या क्या छोड़ते हैं। तो उसके बारे में आज देखेंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। श्वसन के बारे में तो दोस्तों तो लगभग हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बस इसका क्वेश्चन करना बाकी है। बाकी जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार मैं कॉन्सेप्ट को बताता चलूंगा। पौधों में श्वसन आने पौधों में श्वसन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट। देखिए दोस्तों, अगर श्वसन की बात करें तो दो चीज हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है वो, प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है, फिर जल को कहाँ से लेता है, वो नीचे से लेता है यानी कि जड़ भूमि से लेता है, जड़ के थ्रू से, जाइलम के थ्रू से आता है और जाइलम के थ्रू से आता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमारा ये सनलाइट लेता है, क्या करता है, सनलाइट लेता है और पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यानी कि क्लोरोफिल होता है उसमें, जो पिगमेंट के रूप में काम करता है, भोजन बनाने का काम करता है। तो ये हमारा दोस्तों बनाता क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, साथ ही साथ क्या बनाता है हमारा, ऑक्सीजन को रिलीज करता है और उसके साथ साथ दोस्तों H2O को भी क्या करता है, रिलीज करता है। ये हम लोगों ने देखा था, ये हम लोगों ने देखा था। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये फोटोसिंथेसिस है। ये ऑक्सीजन लेने का काम ये नहीं है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है। अगर ऑक्सीजन लेने का काम होता तो वहां पे इस जगह पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता, क्या करता, ऑक्सीजन को कंज्यूम करता। तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने का प्रोसेस कर रहा है, क्या कर रहा है, भोजन बनाने का प्रोसेस कर रहा है। अगर दिन में होगा तो ये हमारा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीजन जो देता है दिन में पौधे, तो वो क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्य करता है। लेकिन रात में पौधे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेस्पिरेट मतलब जो श्वसन प्रक्रिया करता है पौधे, वो रात्रि में करते हैं भोजन को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए या तो भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, भोजन जो बना, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बना। तो अब हमें श्वसन करना है, तो श्वसन करने का तात्पर्य क्या है कि ये इस ग्लूकोज को, चलिए दोस्तों इधर नया पेज ले लेते हैं एक। श्वसन का मतलब क्या है, ये ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को पचाने का काम करता है। जिस प्रकार मनुष्य दोस्तों भोजन खाता है तो उसको पचाता क्या है, पचाने की प्रक्रिया में वो श्वसन करता है, ऑक्सीजन लेने के बाद वो हर एक कोशिकाओं में टूटने का काम करता है। जितनी भी कोशिकाएं हैं हमारा, हर एक कोशिकाएं क्या करता है, श्वसन करता है। उसी प्रकार हर एक पार्ट पौधे का, पेड़ का, कोशिकाएं भी क्या करता है, श्वसन करने का काम करता है, हर एक कोशिकाएं। तो श्वसन का मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन को करेगा, लेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा। और ऑक्सीजन को लेगा तो वो क्या कहलाएगा, वायवीय श्वसन या तो एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाएगा। तो ये जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो ये हमारा किस में टूटेगा, ये हमारा, तो सेम दोस्तों ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमारा किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा और साथ ही साथ H2O में टूटेगा और यहाँ पे दोस्तों ऊर्जा में भी तोड़ेगा, ये ऊर्जा कुछ मिलेगा और वही ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना जीवन यापन यानी कि वृद्धि का काम करते हैं। और ऊर्जा किस रूप में मिलता है, एटीपी में मिलता है। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा के रूप में हमें मिलता है। तो ये हमारा दोस्तों क्या होता है, श्वसन क्रिया होता है पेड़ पौधे में। सेम चीज दोस्तों, ये सेम चीज हमारा पेड़ पौधे के साथ साथ ही मनुष्यों में भी यही श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन में होता है, पाइरूवेट का विघटन में होता है। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोशिका का ऊर्जा हाउस यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और वहीं पे क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया घटित होता है,
घटित होता है और वहीं से ऊर्जा का निर्माण भी होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का जो विघटन होगा या पायरुवेट जो टूटेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में आने के श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो दोस्तों हम क्या जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता था? अभी हमने देखा कि जब C6H12 यानी कि भोजन को जब पचाने की श्वसन की प्रक्रिया करता है C6H12O6, तो श्वसन की प्रक्रिया करता है तो ऑक्सीजन को लेता है, तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, यानी कि रात्रि का समय होता है। रात्रि का समय में क्या करता है? जो भोजन बना के तैयार करता है, ये जो ग्लूकोज हमारा भोजन बनाता है पेड़ पौधे कब बनाते हैं? दिन में जब सूर्य की रोशनी होता है तो बना के वो स्टोर करके रखता है भोजन को, और इसी भोजन को श्वसन की प्रक्रिया के बाद पाचन शक्ति में, पाचन क्रिया में बदलता है, वो रात्रि को बदलता है। तो ऑक्सीजन को उस टाइम कंज्यूम करेगा, और ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा रात्रि में, और क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, साथ ही साथ H2O छोड़ेगा, और एनर्जी का भी क्या करेगा? निर्माण करेगा, एनर्जी का निर्माण करेगा। तो ये प्रक्रिया हमारा होता है, किसमें हो रहा है? श्वसन की प्रक्रिया में हो रहा है। जब रात्रि में श्वसन की प्रक्रिया करता है तब होता है। तो यहाँ पे श्वसन के दौरान कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर का ऑप्शन है। अगर प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ता है वो ऑक्सीजन छोड़ता है, और श्वसन के दौरान अपशिष्ट पदार्थ जो छोड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों ये दोनों होता है। तो ये तो वाष्पोत्सर्जन के दौरान क्या होता है? ये जल को दोस्तों वाष्पित करके भेजता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है? श्वसन के अंतिम उत्पाद है। देखिए दोस्तों, हमें सेम क्वेश्चन क्या है, जैसे श्वसन का अंतिम उत्पादन यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ तोड़ने का काम करेगा। ग्लूकोज जो हमारा बना हुआ भोजन होता है उसे तोड़ने का काम करेगा। तो उसे तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन के बाद जो हमारा अंतिम प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा, और ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण करेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ऊर्जा बनेगा। ग्लूकोज तो टूटता है तो ग्लूकोज ये तो हो ही नहीं सकता। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और ऊर्जा का निर्माण करेगा, जो कि हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट श्वसन की प्रक्रिया में कंप्लीट होता है। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों यही जस्ट उल्टा होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ये CO2 H2O प्लस ये क्या करेगा? C6H12O6 प्लस H2O का निर्माण करेगा, साथ ही साथ ये ATP का थोड़ा बहुत इनमें निर्माण कर सकता है। ये ऐसा निर्माण होता है। ये क्या करता है? ये हमारा कब होता है? ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। प्रकाश संश्लेषण या तो फोटोसिंथेसिस जब करेगा तब ऐसा होता है। लेकिन जस्ट विपरीत जो हमारा हो जाता है उस श्वसन प्रक्रिया में जस्ट विपरीत हो जाता है। क्या होता है? जस्ट विपरीत हो जाता है। ये इधर का इक्वेशन उधर चला जाएगा और इधर का इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की मदद से होता है, और यह ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए दोस्तों, वो हमारा क्या होगा? ऑक्सीशोषण होगा। क्या होगा? ग्लूकोज के, यानी कि ग्लूकोज हमारा टूटता है, यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज हमारा कब टूटता है? जब ऑक्सीशोषण यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तब, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, यानी कि ये ग्लूकोज टूट के क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ H2O का निर्माण करेगा। तो ये हमारा कौन सी प्रक्रिया होगा? ऑक्सीशोषण होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इसलिए ऑक्सीशोषण। और अनऑक्सी का शोषण का मतलब क्या आता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से जब कोई प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया होता है उसे अनऑक्सी कहते हैं, यानी कि एनारोबिक कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? एरोबिक श्वसन कहते हैं। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन डैश होता है, तो वो कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। तो बी नंबर का हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? तो ऊर्जा स्रोत दोस्तों हमने शुरू से ही पढ़ रहे हैं हम कि ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सब दोस्तों इसी को उल्टा करके, ये इसका उल्टा लिख दिया है और ये इसका उल्टा लिख दिया है। ADP का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। T से यहाँ पे ट्राई आता है और D से यहाँ पे डाई आता है, बस बाकी सेम होता है।
तो यहाँ पे सी नंबर सॉरी डी नंबर का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? बहुत मात्रा में ऊर्जा के बाहर निकलना दोस्तों, यानी कि हम जब वायवीय श्वसन यानी कि वायु श्वसन या वायवीय श्वसन या एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, तब हमारा क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा का स्रोत निकलता है। जैसे कि देखिए, ये हमारा ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का जब हम वायवीय श्वसन करेंगे तब हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, साथ ही साथ H2O निकलेगा, और जो ऊर्जा का अधिकतम स्रोत हमारा ATP के फॉर्म में यहाँ पे निकलेगा। तो ऊर्जा का स्रोत हमारा कब निकल रहा है, वायवीय श्वसन में निकलता है। कहाँ पे, वायवीय श्वसन में। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है? सेम क्वेश्चन दोस्तों, जो श्वसन या तो वायवीय श्वसन हमारा, वो वही उत्तर होगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए श्वसन का मतलब ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, चाहे वो ऊर्जा हो, जैसे ATP में फॉर्म में हमारा निकल रहा है तो ये भी ऊर्जा है, और जो हीट के फॉर्म में निकलता है, हीट भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा ही है। ये हम दोस्तों फिजिक्स में पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में, देखिए दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा हमारा क्या है, जैसे कि देखिए C6H12O6, ये हमारा क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। ये हमारा क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक यानी कि केमिकल एनर्जी है। अब इस केमिकल एनर्जी को जब हम वायवीय श्वसन करवाते हैं, तब हमारा क्या करता है, हीट ऊर्जा में बदलता है। क्या होता है, हीट ऊर्जा में बदलता है, यानी कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फिर H2O निकलेगा, और ये 673 कैलोरी के आसपास, 673 कैलोरी के आसपास क्या निकलता है, हीट ऊर्जा निकलता है, या तो ऊर्जा निकलता है, हीट ऊर्जा या तो ऊर्जा निकलता है, यानी कि तापीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो वो श्वसन एनर्जी सॉरी श्वसन की प्रक्रिया में ऐसा कंप्लीट हो पाता है। तो ए नंबर का क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन होता है। पहला चरण उसको दोस्तों, ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, वो पाइरूवेट में टूटता है। किसमें, पाइरूवेट में टूटता है, और पाइरूवेट में टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O, उसके बाद हीट के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किसमें टूटेगा, पाइरूवेट में टूटता है। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, यानी कि दोस्तों, जो श्वसन नहीं लेगा, जो श्वास नहीं लेता है, वो बिना ऑक्सीजन का जीवित रह सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कंसेप्ट है थोड़ा सा, तो यहाँ पे नहीं जानकारी भी है, फिर भी हम यहाँ पे आंसर क्लिक कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कि देखिए वायुजीवी, तो वायुजीवी है, तो जैसे, तो जाहिर सी बात है, ये किसी ना किसी प्रकार में श्वास लेगा ही लेगा, क्योंकि वायुजीवी है। तो वायुजीवी है तो इसका मतलब है वायु में ही रहेगा, वायु का उसको अति आवश्यक होगा, तभी वायुजीवी है। और परजीवी की बात करें दोस्तों, पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि दूसरी जिस जिस किसी पर रहता है और उसी पे रहता है और उसी पे भी भोजन करता है, तो ये क्या करता है, वो जीवित होता है, तो तभी तो वो श्वसन करता है और उसी के साथ भोजन लेता है। तो ये भी हमारा क्या है, वायवीय श्वसन के अंतर्गत में आएगा, यानी कि ये भी सांस लेगा। और सहजीवी जो है, जो होता है, वो भी सांस लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अवायु, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, अवायु मतलब वायु रहित, वायु के बिना या वायु रहित जीवी। तो जो श्वास नहीं लेता है, वायु को जो श्वास नहीं लेता है, तो वो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों पौधों में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में दोस्तों हम पहले जानते हैं कि जो हमारा, जैसे कि दो चीज होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, या संवहनी ऊतक जो होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या होता है, जड़ से वह जल को और खनिज लवण को पौधे के हरी पत्तियों तक, सभी पत्तियों तक और सभी भाग तक पहुंचाता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ग्लूकोज या भोजन का निर्माण हो जाता है, तो उस भोजन को फ्लोएम के थ्रू से पेड़ के हर एक भागों तक, हर एक पार्ट तक, हर एक भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को देते हैं। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प ATP से प्राप्त ऊर्जा को उपयोग करके परिवहन के लिए
परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है, परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है। कि दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पे हम ये समझते हैं दोस्तों कि विसरण क्या होता है। क्या होता है? विसरण क्या होता है? तो विसरण मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम देखते क्या है, कभी कभी हम लोग जब आलू कुछ अगर लगाए होंगे किसी कोई दोस्तों तो जरूर पता होगा, जब यहाँ पे आलू को हम बोते हैं तो जब पानी को जब हम उसमें सिंचाई करते हैं ना, पानी का सिंचाई करते हैं, तो जब हम यहाँ पे पानी भरते हैं तो ये बहाने सॉरी ये पानी क्या होता है, रिश्ते रिश्ते ये पानी इधर चला जाता है। क्या होता है, ये इस पार से उस पार पानी चला जाता है। हमने सिर्फ इधर ही पानी को डाला है, लेकिन यही पानी क्या होता है, डिफ्यूजन या तो विसरण के माध्यम से ये उस पार चला जाता है। क्या होता है? उस पार चला जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों जो जाइलम और फ्लोएम ऊतक होता है वो उसी प्रकार रिश्ते 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 एक दूसरे से उस पार चला जाता है। तो वो हमारा विसरण कह सकते हैं, उसको हम विसरण कह सकते हैं। अब लेकिन दोस्तों उसमें मदद कौन करता है, तो मदद की बात करें दोस्तों तो उसमें क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है, तो वो भोजन जो पेड़ पौधे बनाएगा वो भोजन भी ट्रांसफर होगा, और जो एमिनो अम्ल होगा वो भी ट्रांसफर होगा, एमिनो अम्ल जो होगा वो भी ट्रांसफर होगा। साथ ही साथ जो हार्मोन होगा वो हार्मोन भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि दोस्तों हार्मोन पेड़ पौधे के लिए अति आवश्यक है। अगला टॉपिक हम हार्मोन को ही पढ़ेंगे, क्योंकि हार्मोन के कमी से देखिए, जैसे कि कोई हार्मोन जो है पेड़ को लंबा करने में मदद कर रहा है, कोई हार्मोन जो है पत्तियों को निकलने में मदद कर रहा है, और कोई हार्मोन जो है वो फल को पकने में मदद कर रहा है, और कोई हार्मोन फल को बढ़ने में मदद कर रहा है। यानी कि तरह तरह का हार्मोन होता है जो एक दूसरे को विसरण के माध्यम से वो हेल्प करता है। तो यहाँ पे केवल एमिनो अम्ल को दर्शाता है? बिल्कुल नहीं। जल खनिज, जल खनिज भोजन, बिल्कुल नहीं दोस्तों। जल और खनिज बिल्कुल नहीं। भोजन और एमिनो अम्ल और हार्मोन, तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा सही विकल्प है, यानी कि विकल्प कौन सा सही है? तो आयन और जल एक साथ अवशोषित होते हैं? नहीं दोस्तों, आयन और जल, यानी कि आयन का मतलब क्या दोस्तों, जो खनिज लवण का आयन होता है वो पहले क्या करता है, जैसे देखिए ये हमारा ये हमारा क्या हो गया, पेड़ हो गया, और ये भूमि हो गया। अब नीचे से हमारा ये क्या है, जड़ है। अब जड़ है ये, इसके साथ में क्या होता है, ये रूट हेयर होता है हमारा। क्या होता है? रूट हेयर होता है। अब रूट हेयर में क्या होता है, ये हमारा जल जल होगा। तो जल का अवशोषण पहले क्या होगा, पहले आयन का इसमें परिवहन होगा। क्या होगा, आयन पहले इसमें अंदर जाएगा, और आयन प्रवेश करने के बाद, आयन जब प्रवेश करता है तो ये छिद्र यानी कि खुल जाता है। तो उसके बाद जल इसमें प्रवेश करता है। क्या करता है, जल प्रवेश करता है, और उसके बाद ये ऊपर चला जाता है। तो आयन और जल एक साथ अवशोषित होता है? तो एक साथ नहीं दोस्तों, पहले आयन का अवशोषित होता है, बस इतना याद रखना है कि पहले आयन का अवशोषित होता है, उसके बाद क्या होता है, जल का अवशोषित होता है। उसके बाद जल का अवशोषित होता है। तो आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा प्रवेश करती है, बिल्कुल सही। उसके बाद सेकेंडरी प्रणोद में अनुदिश जल प्रवेश करता है। तो ये दोस्तों बी नंबर का ही सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन को आगे देख लेते हैं। आयन पहले निष्क्रिय निष्क्रिय परिवहन द्वारा अंदर करता है। निष्क्रिय जब होगा दोस्तों तो आयन अंदर जाएगा ही नहीं, निष्क्रिय होना ही नहीं चाहिए, एक्टिव होना चाहिए ना, तभी तो जा सकता है। अगर कोई सोया हुआ है और बोलेगा कि वो चला जाए वहां पे, तो वो कैसे जाएगा, उसको जगाना पड़ेगा ना, एक्टिव होना पड़ेगा ना पहले। तो वो ये निष्क्रिय है, यानी कि ये भी नहीं होगा। पहले विसरण द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है, तो पहले जल प्रवेश नहीं करता है, बल्कि पहले क्या करता है, आयन प्रवेश करता है, उसके बाद जल। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जो हमारा चाहे जल या खनिज लवण को ट्रांसफर किया जा रहा हो, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, जाइलम द्वारा किया जाता है। जाइलम द्वारा किया जाता है, यानी कि ट्रांसफर किया जाता है, इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा है, एक उत्तक से दूसरे उत्तक तक ले जा रहा है, यानी कि पूरे पेड़ में इस तरह से फैला देता है जाइलम, पानी और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचा देता है। लेकिन फ्लोएम का काम क्या होता है, ये जो बना हुआ भोजन होता है ये हर एक पार्ट में पहुंचाता है। तो ये दोनों हमारा क्या है, यहाँ पे एक दूसरे भोजन या तो खनिज लवण चाहे जो भी हो, ये ट्रांसफर करने का काम करता है, एक
एक अंग से दूसरे अंग पे या एक उत्तक से दूसरे उत्तक तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि ये क्या करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये प्रक्रिया हमारा क्या कहलाएगा, जाहिर सी बात है कि स्थानांतरण कहलाएगा, या तो ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा, या तो ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा, या तो स्थानांतरण कहलाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं के एक वरंता पारगम्य झिल्ली झिल्ली या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की आर पार गति का वर्णन करता है, आर पार गति के वर्णन करता है। देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था, जब हम कोशिका चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने कोशिका पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ देखे थे, जो एनिमल सेल होता है, जो एनिमल कोशिका होता है, उसकी कोशिका झिल्ली होता था, वो कैसा था, सेमी परमिएबल था, यानी कि अर्ध पारगम्य था, सेमी परमिएबल, या तो क्या बोल रहे थे, अर्ध पारगम्य था। लेकिन इसमें जो प्लांट सेल होता है, उसमें जो कोशिका झिल्ली होता है, वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि पारगम्य झिल्ली होता है। क्या होता है, पारगम्य झिल्ली होता है। जो दोस्तों जैसे कि जैसे देखिए दोस्तों, प्लांट सेल हम लोगों ने क्या देखा था, ये चकोर टाइप में कुछ इस प्रकार था, कुछ इस प्रकार था। तो यहाँ पे दोस्तों चकोर प्रकार इस प्रकार था, तो इसमें हमारा क्या पाया जाता था, केंद्रक पाया जाता था। तो ये बीच में हमारा क्या था, कोशिका की तरफ था, कोशिका तरफ था। ये एक दूसरे से जब ट्रांसफर हो रहा था, जब देखिए जैसे देखिए, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, परमेबल सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होगा, यानी कि जब एक दूसरे को, जो आने के दोस्तों, जो लिक्विड हमारा आस पास होगा, वो पूरे लिक्विड को जाने देगा। क्या होगा, सिलेक्टिव, आने की जो जरूरत के हिसाब से उसे, यानी कि रिसने का दोस्तों, ये एक दूसरे इधर से आप यहाँ पे इधर से क्या करेगा, ये इधर से इधर रिस के चला जाएगा। रिसने का मतलब क्या था दोस्तों, एक इधर से उधर पार हो जाना भीगने के कारण। तो वो प्रक्रिया किसके कारण संभव हो पाता है, वो प्रासरण के कारण हो पाता है। किसके कारण, प्रासरण के कारण हो पाता है। तो डी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है, विस्तार होने लगता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हम देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन दोस्तों, अल्प पराशरी, अल्प पराशरी का मतलब क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल, यानी कि जो उसी को अंदर जाने देगा जो जरूरत होगा। क्या होगा, जो जरूरत होगा। तो आकृति के विस्तार होने लगता है, तो वो हमारा क्या है, परासरण। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, परासरण। क्या हो जाएगा, परासरण। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादकों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाता है, पादपों के अन्य भागों में पहुंचाता है। तो यहाँ पे दोस्तों वो हमारा क्या होगा, स्थानांतरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्थानांतरण। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पादपों में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है। तो उसमें दोस्तों सबसे पहली बात क्या होता है, उसमें उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या करता है वो, वाष्पोत्सर्जन का क्या मतलब है, जो हमारा पानी होता है, जल होता है, वो जल क्या होता है, वाष्प बन करके बाहर चला जाता है। क्या होता है, वाष्प बन करके बाहर चला जाता है। तो वाष्प बन के बाहर कब जाता है, वो विसरण की विधि से वो रिसना शुरू कर देता है। और वो जब अधिक धूप होगा, तो वो क्या होगा, विसरण होकर बाहर चला जाएगा, यानी कि विसरण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो यह एक पंपिंग बल लगाता है, बिल्कुल नहीं, यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। तो ये यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम बताइए, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है, गैसीय विनिमय होता है। तो वो हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, विसरण विधि हो जाएगा। क्या होगा, विसरण विधि से क्या होगा, गैसीय विनिमय, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज करता है, वो किसके थ्रू से करता है, वो विसरण विधि से करता है। क्या करता है, विसरण विधि से करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है, सही ढंग से वर्णन करता है, वर्णन करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल को जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से खींचकर पत्तियों तक ले जाता है, स्थानांतरण कहलाती है, स्थानांतरण कहलाती है। जड़ को जल को जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से खींचकर पत्तियों को क्या, हाँ तो ये सही हो सकता है दोस्तों, कुछ हद तक क्या हो सकता है, ये सही हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे
लेकिन दोस्तों आगे ऑप्शन को हम देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये भी सही लग रहा है दोस्तों। रंध्रों से जल हानि की प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये गलत है दोस्तों। वह प्रक्रिया जो दिन के दौरान जाइलम में जल की मुख्य चालन शक्ति मेन ड्राइविंग फोर्स है और वह मूल दाब है। ये दोस्तों ये भी ये क्या दोनों इरिलेवेंट है। हालांकि दो ऑप्शन में से हमारा दो कौन कोई भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल को जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से खींचकर जाइलम कोशिकाओं से खींचकर, देखिए दोस्तों, जड़ों की जाइलम कोशिका में से वो पाया नहीं जाता है जल और खींचा नहीं जाता है, बल्कि वो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो चढ़ता है। क्या होता है? चढ़ता है। तो यहाँ पे खींचकर का मतलब क्या है? खींचकर, ये गलत टर्म दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा नहीं हो सकता है। और अगर होगा भी दोस्तों, ये हो भी सकता है, लेकिन रेलवे के द्वारा जो आंसर सही लिया गया है वो यहाँ पे बी नंबर का लिया गया है। तो रेलवे के अकॉर्डिंग जो आंसर लिया गया है उसी को आंसर मारना ही उचित होगा। नहीं तो एक नंबर तो जाएगा ही, माइनस में भी नंबर कटेगा। इसीलिए यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल में परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? सही ढंग से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, जो हमारा जड़ है, ये हमारा क्या है? पेड़ का जड़ है। और इसके साथ रूट हेयर निकला हुआ होता है। रूट हेयर जिसके थ्रू से जल को क्या करता है? अवशोषित करता है। ये हमारा जड़ है। यहाँ पे आसपास हमारा क्या है? मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है। अब इस मिट्टी से जो जल होगा इस रूट हेयर में जिसे क्या कहा जाता है? जिसे मूल रोम भी कह सकते हैं। जिसे क्या कह सकते हैं? मूल रोम कह सकते हैं। तो ये क्या होगा? जल यहाँ पे इस मूल रोम पे जाएगा। क्या होगा? तो ये क्या होगा? ये रूट हेयर में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ये रूट हेयर में जाएगा। फिर इस रूट हेयर है तो मूल रोम से कहाँ जाएगा? ये मूलों का जाइलम में जाएगा। फिर यहाँ से ये मूलों का जाइलम में इसमें पहुंचेगा, जड़ में। जो क्या होता है दोस्तों, मूल रोम से कहाँ जाता है? जो मूल यानी कि जो यहाँ पे मूल रोम पे तो चला गया। फिर इस मूल रोम से जो हमारा छिद्र टाइप में होगा मूल वलकुट, तो उसमें प्रवेश करेगा। तो उसमें प्रवेश करने के बाद यहाँ पे जो यानी कि रूसी हेयर से यहाँ से मेन जड़ में जाएगा। किस में जाएगा? मेन जड़ में जाएगा। तो जहाँ पे ये मेन जड़ में जाएगा वो हमारा क्या कहलाता है? मूल वलकुट कहलाता है। मूल वलकुट से क्या होगा? मेन जाइलम, जड़ का जो मेन जाइलम होता है उसमें पहुंचता है। मेन जड़ का जाइलम। फिर जड़ से जब बाहर निकलेगा तो तना का जाइलम में पहुंचेगा। तना का जाइलम में पहुंचेगा और तना के जाइलम में पहुंचने के बाद ये कहाँ पे जाएगा? पत्तियों तक पहुंच जाएगा। क्या कहाँ पे जाएगा? पत्तियों तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहला क्या होगा? मूल रोम होगा, यानी कि मिट्टी होगा। सबसे पहले मिट्टी से मूल रोम, और मूल रोम से क्या होगा? जो मूल वलकुट, यहाँ पे जो छिद्र, यानी कि जो मूल हेयर से जो मेन रूट को जहां पे कनेक्ट करता है वो मूल वलपुट कहलाता है। तो वहां से मूल वलपुट में जाएगा। मूल वलपुट मूल वलकुट, फिर वहां से मूल वलकुट से जाएगा मेन जड़ में। फिर मेन जड़ का यानी कि जाइलम में। फिर मेन यानी कि जड़ का जाइलम, फिर जड़ का जाइलम से तना का जाइलम, तना का जाइलम से जाएगा पत्तियों तक। तो यहाँ पे मिट्टी से मूल रोम बिल्कुल सही। और फिर मूल रोम से मूल वलकुट, यहाँ तक तो सही है। फिर मूलों का जाइलम, तो मूलों का जाइलम ये भी दोस्तों यहाँ पे सही है, लेकिन पत्तियों तक। लेकिन तना का जाइलम यहाँ पे नहीं दिया गया है। तना का जाइलम नहीं दिया गया है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। मिट्टी मिट्टी से मूल रोम से मूल जाइलम तक। मूल जाइलम नहीं दोस्तों, मूल वलकुट में जाना चाहिए। तो ये भी नहीं है। मिट्टी में जाएगा, फिर मूल रोम में जाएगा, फिर मूल वलकुट में जाएगा, फिर मूलों का जाइलम, फिर तने का जाइलम, फिर पत्तियों का जाइलम। यानी कि ये हमारा दोस्तों प्योर आंसर हो सकता है। फिर मिट्टी का सॉरी मिट्टी से मूल वलकुट, फिर मूल रोम, फिर फूलों का जाइलम में जाएगा, फिर फूलों का फ्लोएम में जाएगा, फिर तने का फ्लोएम में जाएगा। ये सही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मूलों का फ्लोएम हो गया, तो जल का अवशोषण फ्लोएम नहीं करता है बल्कि जाइलम करता है। तो यहाँ पे सी नंबर का ही क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जलीय पादपों द्वारा उपापचय अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो उत्सर्जित की बात करें दोस्तों, जो अपशिष्ट पदार्थ जो हमारा निकलता है, जैसे कि वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? जो वाष्प निकलता है वो क्या हमारा वाष्प से निकलता है, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है। जिससे कोई पेड़ गोंद छोड़ता है, वो क्या अपशिष्ट पदार्थ है। तो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो विसरण के माध्यम से छोड़ता है, यानी कि विसरण के माध्यम से छोड़ता है। तो ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय
डैश द्वारा होता है, तो वो हमारा दोस्तों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पादपों में जो होता है वो भी मिश्रण के द्वारा ही होता है। यानी कि अवशिष्ट पदार्थ को लेना हो या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय करना हो, वो मिश्रण के थ्रू से रंध्र में होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमारा क्या होता है, पोषक तत्व से संबंधित क्वेश्चन शुरू होते हैं। पोषक तत्व, तो पोषक तत्व में दोस्तों, पोषक तत्व या पदार्थ बोलें तो पोषक तत्व या पदार्थ की दोस्तों कौन कौन से पोषक तत्व या तो पदार्थ पाए जाते हैं पेड़ पौधे में, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पोषक पदार्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब हम क्या करेंगे, पहले पोषक पदार्थ क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। पोषक पदार्थ, पोषक पोषक पदार्थ या तो न्यूट्रिएंट्स मेटर। अब देखिए दोस्तों, पोषक पदार्थ की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। पोषक पदार्थ की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। पदार्थ क्या होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, विरहद, विरहद पोषक पदार्थ, विरहद पोषक पदार्थ, और दूसरा क्या होता है, सूक्ष्म, दूसरा क्या होता है, सूक्ष्म पोषक पदार्थ, सूक्ष्म पोषक पदार्थ। और विरहद का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैक्रो, मैक्रो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और सूक्ष्म का क्या मतलब, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म कम जो होता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और वृहद पोषक तत्व तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें दोनों का काम क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किसमें कौन कौन सा कितना मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले बात दोस्तों, जो पोषक पदार्थ, जो वृहद पोषक तत्व होता है उसका काम क्या होता है, पौधे को विकास करना, विकास में मदद करना, फिर किसी बीमारी से लड़ने में एनर्जी प्रदान करना, बीमारी से लड़ने में एनर्जी प्रदान करना। तो वो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, वृहद पोषक के लिए आवश्यक होता है। ये क्या होता है, वृहद पोषक के लिए आवश्यक होता है। और सूक्ष्म की बात करें दोस्तों, तो सूक्ष्म में क्या होता है, और सूक्ष्म पोषक की पदार्थ की बात करें दोस्तों, ये क्या होता है, ये जो पोषक पदार्थ की कमी होती है, यानी जिसमें पोषक पदार्थ की कमी होती है, यानी कि जो मैक्रो वाला कमी होगा तो उसमें ये पाया जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, सूक्ष्म पोषक पदार्थ, यानी कि पोषक पदार्थ की कमी होगा, पोषक पदार्थ की कमी होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वृहद पोषक तत्व के बारे में देखते हैं। वृहद पोषक तत्व, सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं, वृहद, विरहद या तो मैक्रो, विरहद या तो मैक्रो। तो इसे दोस्तों हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, चॉपकिंस, CHO, हल्का गैप से लिखते हैं दोस्तों ताकि लिखने में आसानी हो आगे, CHOP, चॉप, KINSCAMG। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हमारा किसका क्या मतलब है, सी से हमारा क्या हो गया, कार्बन हो गया, सी से क्या हो गया, कार्बन हो गया, और H से क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, H से क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे दोस्तों O से हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, और P से क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, और K से हमारा क्या होगा, पोटेशियम होगा, K से हमारा क्या होगा, पोटेशियम होगा, पोटेशियम। और I से हमारा क्या होगा दोस्तों, I यहाँ पे दोस्तों हमारा कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे एक, यानी कि दोस्तों I को साइलेंट मान लेना, क्योंकि ट्रिक हमारा नहीं बनता था, ट्रिक बनाने के लिए सिर्फ I को यहाँ पे क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो I से हमारा कुछ नहीं होता है, I से हमारा कुछ नहीं होता है। फिर क्या हो गया, N से हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, N से क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और S से हमारा क्या होता है, सल्फर होता है, S से क्या होता है, सल्फर होता है। और Ca की बात करें दोस्तों, इस Ca से क्या होता है, कैल्शियम होता है, Ca से क्या होता है, कैल्शियम होता है। और Mg से हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, Mg से क्या होगा, मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम हर एक का क्या क्या काम होता है उसके बारे में जान लेते हैं। एन से क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया ये। अब सबसे पहले काम की बात करें दोस्तों, कार्बन का काम क्या होता है? क्या होता है? कार्बन का काम क्या होता है? तो दोस्तों विरहद यहाँ पे घटते क्रम में सबसे ज्यादा कार्बन होगा, फिर हाइड्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर फास्फोरस होगा, फिर पोटेशियम होगा। इस प्रकार से ये रेंज में पाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों कार्बन की बात करें तो कार्बन जो हमारा होता है विरहद विरहद में सबसे अधिक मात्रा होता है। ये क्या होता है? कार्बन सबसे अधिक मात्रा में होता है। कार्बन क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि हमारा फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस क्या करता है? फूल और बीज को ये में हेल्प करता है, यानी फूल और बीज को विकसित करने में मदद करता है। फूल व बीज, फूल व बीज को कौन मदद करता है? फास्फोरस करता है। कौन करता है? फास्फोरस करता है। अब दोस्तों रोग से लड़ने की बीमारी का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है। कौन करता है? पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम क्या करता है? रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। रोग से लड़ने की क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता को कौन बढ़ाता है? पोटेशियम बढ़ाता है। रोग से लड़ने की क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता कौन बढ़ाता है? पोटेशियम बढ़ाता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम हमारा पादप के आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। आरएनए और डीएनए में क्या होता है? पादप के कैल्शियम, और इसमें ये पोटेशियम पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैग्नीशियम जो हो गया, मैग्नीशियम हमारा क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है? जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हमारा क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या होता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और दोस्तों जो अन्य सारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या तो सल्फर या जो दिया गया है उसका भी जरूरत है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था दोस्तों उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सूक्ष्म या तो माइक्रो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माइक्रो पोषक तत्व, माइक्रो पोषक तत्व या तो सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म या तो माइक्रो पोषक तत्व, इसका क्या होता है दोस्तों? मैग्नीज, कैल्शियम, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, फिर ये ब्रोमीन, आयरन और निकेल। क्या होता है? आयरन और ये निकेल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? तत्व हो गया, यानी जो माइक्रो तत्व है वो हमारा पाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों किसका क्या होता है, जिसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात करें दोस्तों, जिंक की बात करें तो जिंक का काम क्या होता है दोस्तों? ये पादप को क्या करता है, यानी कि जो पेड़ पौधा होता है ये वृद्धि करने का काम करता है। ये क्या करता है? पेड़ को वृद्धि करने में मदद करता है, या पौधे को वृद्धि करने में या पेड़ को वृद्धि करने में क्या करता है? मदद करता है। या तो आवश्यकता होता है जिंक की आवश्यकता होता है। और सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है दोस्तों वो क्या होता है? आयरन होता है। वो क्या होता है? आयरन होता है। सबसे कम मात्रा में क्या होता है? आयरन पाया जाता है। सबसे कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों माइक्रो या तो सूक्ष्म का हो गया। यहाँ पे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जो माइक्रो या तो सूक्ष्म पोषक तत्व के पौधे में कौन सा सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तो वो हमारा आयरन होता है। और पौधे की वृद्धि में हमारा कौन सा तत्व लाभदायक होता है या तो कारगर होता है, तो वो हमारा जिंक होता है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, नाइट्रोजन का हमने क्या काम देखा, देखिए। तो नाइट्रोजन का काम दोस्तों हम पहले जानते हैं कि प्रोटीन में हमारा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, ये हम पहले जानते हैं। नाइट्रोजन में हमारा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, या तो डीएनए में भी हमारा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो इसके बारे में पहले जानते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछा गया है कि प्रोटीन का संश्लेषण अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो संश्लेषण की प्रक्रिया हमारा में जो दोस्तों हमारा नाइट्रोजन की का उपयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त होने वाले क्या है दोस्तों? वो नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन हमारा होता है जो मिट्टी से प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा उत्तक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जल के परिवहन के लिए हमारा कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? जाइलम उत्तक जिम्मेदार है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर का सही आंसर होगा। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो फ्लोएम का काम क्या है? क्या है दोस्तों? जब भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कंप्लीट कर लेता है तो वो क्या करता है? भोजन को पूरे पत्ती से लेकर के यानी कि हर एक अंग तक, हर एक पार्ट तक, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, या चाहे कोई भी शाखा हो, हर एक शाखाओं तक या तो जड़ तक क्या करता है? भोजन पहुंचाने का काम करता है। वो कौन करता है? फ्लोएम ही करता है। तो यह ऑक्सीजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन को नहीं पहुंचाता है, बल्कि भोजन जो बना हुआ पर शर्करा या तो ग्लूकोज जो हमारा होता है, यह कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे पहुंचाने का काम करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? बिल्कुल नहीं। यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये हमारा दोस्तों बिल्कुल सही हो सकता है। यह जल को पौधे के विभिन्न भागों तक, तो जल को दोस्तों हमारा जाइलम का काम होता है वो। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या है, क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टेंशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेंशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? देखिए जो कॉन्स्टेंशन ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं ग्रेडियंट होना चाहिए। ग्रेडियंट जो यानी कि दोस्तों जो हमारा कोशिकाओं में क्या करता है, जैसे कि जाइलम का काम क्या हो गया? फ्लोएम। जाइलम का काम जल का फ्लो यानी कि जल का ट्रांसफर करना होता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है? जो पका हुआ भोजन होता है उसे ट्रांसफर करने का काम होता है। तो यानी कि कंस्टेंशन ग्रेडियंट की बात करें तो उसका मुख्य काम क्या होता है? वो सक्रिय परिवहन के लिए वो हलचल में काम करता है, यानी कि वो एक्टिव रखने का काम करता है जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम और फ्लोएम को एक्टिव रखने का काम करता है। तो यहाँ पे सक्रिय परिवहन हमारा कौन सा होता है? जाइलिन और फ्लोएम। तो सक्रिय परिवहन के लिए यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है, वह कहलाती है। तो देखिए दोस्तों जब जल का शोषण होता है तो हमने क्या कहा था? पहले बता दिया कि मैंने जो पानी का रिसने की प्रक्रिया है, या जिस प्रकार से शोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है, वो क्या है? प्रासरण होता है। क्या होता है? प्रासरण होता है। अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। यूरिया में परिवर्तित हो जाता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो यूरिया में परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि मुक्त नाइट्रेट में परिवर्तित होता है। क्या होता है? मुक्त नाइट्रेट, यानी कि सॉरी, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित होता है। जैसे नाइट्रेट की बात करें दोस्तों, नाइट्रेट की बात करें दोस्तों, तो नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? NO3 होता है। क्या होता है? NO3 होता है। NO3 होता है। और इसी NO3 को क्या करता है? वो मिट्टी से क्या करता है? पेड़ पौधे अवशोषित करता है। और बाद अवशोषित करने के बाद क्या करता है दोस्तों? इस नाइट्रेट को क्या करता है? नाइट्रोजन में मुक्त करने का काम करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन में मुक्त करने का काम करता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दोस्तों पादप हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। पादप हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पादप हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पादप हार्मोन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पादप हार्मोन का काम क्या होता है? पादप हार्मोन की बात करें तो उसका काम क्या होता है? तो हार्मोन का काम क्या होता है दोस्तों? हार्मोन का काम क्या है? वो किसी भी प्रोसेस को क्या करेगा? एक्टिव करने का काम करेगा। क्या करेगा? एक्टिव करने का काम करता है। जैसे कि हम लोगों ने मानव हार्मोन में क्या देखा था कि जैसे कि अगर टेस्टोस्टेरोन हमारा एक्टिव हो जाता है मेल का, तो दाढ़ी मूछें निकलने शुरू हो जाता है, बाल निकलना शुरू हो जाता है, आवाज भारी होना शुरू हो जाता है। तो हार्मोन क्या करता है? चेंजेज लाना शुरू करता है। क्या करता है? बदलाव लाना शुरू कर देता है। तो यानी कि एक्टिविटी को वो क्या करता है? शो करता है। क्या करता है? शो करता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हार्मोन की बात करें तो हार्मोन का मेन काम क्या होता है? ये उत्तेजक के रूप में काम करता है, यानी कि एक्टिविटी को बढ़ाने का या एक्टिव को करने का काम करता है। और इसे हार्मोन को पादप हार्मोन जो हमारा है,
पादप हार्मोन, पादप, जो पादप हार्मोन है उसे फोटो हार्मोन भी कहा जाता है, उसे फोटो हार्मोन, फोटो हार्मोन भी कहा जाता है। अब हम दोस्तों जो मुख्य मुख्य हार्मोन होगा उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला हार्मोन हमारा क्या है दोस्तों? ऑक्सिन हार्मोन। क्या है? ऑक्सिन हार्मोन। सबसे पहला क्या है दोस्तों हमारा? ऑक्सिन हार्मोन। अगर ऑक्सिन हार्मोन की बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या करता है, जो पेड़ पौधे होता है ना, जो पेड़ पौधे होता है इसको ऊपर बढ़ने में मदद करता है, यानी कि लंबा होने में मदद करता है। क्या करता है? लंबा होने में मदद करता है। ऊपर या तो लंबा होने में क्या करता है? मदद करता है ये, लंबा होने में। और मोटाई को दोस्तों ये कम करता है। मोटाई को क्या करता है? कम करता है। मोटाई को कम करता है और ऊपर बढ़ने में ये मदद करता है। तो ये हमारा ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है। ये ऑक्सिन हार्मोन का क्या होता है? काम काम होता है, का काम करता है। और ऑक्सिन हार्मोन दोस्तों क्या होता है? ये क्या होता है? इसी के कारण जो सूर्यमुखी पौधा होता है वो सूर्य की ओर आगे बढ़ता है। क्या होता है? क्या होता है? सूर्य की ओर आगे बढ़ता है। अब हम दोस्तों दूसरे हार्मोन की बात करेंगे, जिब्रेलिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन क्या है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन। अब जिब्रेलिन हार्मोन की बात करें दोस्तों तो जिब्रेलिन हार्मोन का मुख्य काम क्या होता है? ये जो अगर कोई पौधा अधिक से ज्यादा लंबा हो रहा है, क्या हो रहा है? अधिक से ज्यादा लंबा हो रहा है तो ये उसको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि लंबाई को कंट्रोल करने का काम करता है। लंबाई को कंट्रोल करने का काम करता है। लंबाई को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है? लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जब अत्यधिक लंबा होना शुरू हो जाएगा तो उसमें जिब्रेलिन हार्मोन स्रावित होगा और लंबाई को क्या करेगा? रोकने का काम करेगा कि नहीं अब इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो उसमें तो जिब्रेलिन हार्मोन का काम क्या है? लंबाई को कंट्रोल करता है। और ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है? लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है और मोटाई को कम करता है, ऑक्सिन हार्मोन। अब हम दोस्तों तीसरा हार्मोन की बात करें तो तीसरा हार्मोन हमारा क्या है दोस्तों? साइटोकाइनिन है। तीसरा हार्मोन क्या है हमारा दोस्तों? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन की बात करें दोस्तों तो इसका काम क्या होता है? ये कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। क्या करता है? जैसे कि देखिए दोस्तों, ये साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका होता है। साइटोलॉजी मतलब हम क्या जानते हैं? कोशिका अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोकाइनिन का मतलब क्या है? कोशिका को कोशिका विभाजन में मदद करता है। अगर कहीं पेड़ कट फूट जाता है तो उस कोशिका विभाजन करके उसे ठीक करने का काम करता है, यानी कि कोशिका विभाजन में ये हेल्प करता है। अब दोस्तों हम चौथे हार्मोन की बात करें तो वो हमारा क्या है? ट्राइमेटिन हार्मोन होता है। क्या होता है? ट्राइमेटिन हार्मोन। ट्राइमेटिन हार्मोन, ट्राइमेटिन, ट्राइमेटिन हार्मोन। अब ट्राइमेटिन हार्मोन की बात करें दोस्तों तो यह पौधे में क्या करता है? यह पौधे को क्या करता है? घाव भरने का काम करता है। ट्राइमेटिन, ट्राइमेटिन क्या करता है? ये घाव, पौधे का जो घाव होता है ये भरने का काम करता है। घाव भरने का काम करता है। क्या करता है? घाव भरने का करता है। अब दोस्तों हम पांचवा हार्मोन की बात करें तो पांचवा हार्मोन क्या है हमारा? फ्लोरिजिन्स। फ्लोरेजिन्स, फ्लोरिजेंस, फ्लोरीजेंस। अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है? फ्लोरी, और फ्लोरी मतलब क्या होता है? हमारा फूल होता है। फ्लोरी हमारा किससे संबंधित है? फूल से संबंधित है। तो यह क्या करता है? जो फ्लोरीजेंस हार्मोन होता है वो फूल खिलने में मदद करता है। फूल खिलने में क्या करता है? मदद करता है। फूल खिलने में, फूल खिलने में क्या करता है? मदद करता है। अब दोस्तों हमारा एक हार्मोन क्या है? वृद्धि रोधी हार्मोन। एक हमारा दोस्तों क्या है? जो छठा अगर हम बात करें तो उस वो हमारा क्या होता है? वृद्धि रोधी हार्मोन। वो क्या होता है? वृद्धि रोधी, वृद्धि रोधी हार्मोन। वृद्धि रोधी हार्मोन, वृद्धि रोधी हार्मोन का काम क्या है दोस्तों? ये वृद्धि होने से रोकता है। क्या करता है? वृद्धि, दो हार्मोन देखा हमने दोस्तों, एक जिब्रेलिन हार्मोन था वो भी लंबाई को रोकने का काम करता था, और यहाँ पे वृद्धि रोधी हार्मोन जो होता है वो भी हमारा क्या करता है? वृद्धि को रोक देता है। क्या करता है? वृद्धि को रोक देता है। क्या करता है? वृद्धि रोधी को, यानी कि वृद्धि रोधी को ये रोकता है। वृद्धि को क्या करता है? रोकने का काम करता है। वृद्धि को क्या करता है? पौधे का रोकने का
काम करता है, यानी कि जो अधिक लंबा होना शुरू होता है उसको रोकने का काम करता है। और वृद्धि रोधी की बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत में दो चीजें आती है। वृद्धि रोधी की बात करें तो इसके अंतर्गत में दो चीजें आती है, इसके अंतर्गत में दो चीजें आती है। पहला क्या है, वृद्धि रोधी के अंतर्गत में क्या होता है, पहला क्या है दोस्तों, एक क्या है, एबिसिक एसिड होता है, एबिसिसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृद्धि रोधी का दोस्तों पहला क्या होता है, इसमें दो पाया जाता है, और पहला क्या आता है, एब्सेसिक एसिड। क्या होता है, एब्सेसिक एसिड, जिसे एबीसी भी कहते हैं, एबीसिसिक, एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड। इसका काम क्या है दोस्तों, ये इसका काम क्या है, ये पौधे को, यानी कि वृद्धि रोधी का मुख्य काम क्या है, पौधे की वृद्धि को रोकना, पौधे की वृद्धि को रोकना। तो सेम ये क्या करेगा, एब्सेसिक एसिड जो होगा ये पौधे की वृद्धि को रोकेगा, वृद्धि को क्या करेगा, रोकेगा। साथ ही साथ क्या करेगा, ये कोशिका जो कोशिका विभाजन होगा उसे भी क्या करेगा, रोकेगा, यानी कि सेल डिवीजन या तो कोशिका विभाजन को भी क्या करेगा, रोकेगा, सेल डिवीजन या तो कोशिका विभाजन को भी ये रोकेगा। अब इसी के अंतर्गत में दूसरा हमारा क्या होता है, एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन होता है, एथिलीन। एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों C2H4 होता है, C2H4 होता है। अब यहाँ पे दोस्तों एथिलीन की बात करें तो एथिलीन का मुख्य काम क्या होता है, ये फलों को पकाने में मदद करता है। नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से, जैसे कि कोई आम को देखते हैं हम, जो पेड़ में ही पक जाए, जो पौधा को पेड़ में ही पक, वो पेड़ में ही पक जाता है, तो वो पेड़ के द्वारा क्या किया जाता है, एथिलीन हार्मोन को छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है, एथिलीन हार्मोन को छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से पेड़, यानी कि प्राकृतिक रूप से या नेचुरली, प्राकृतिक रूप से या तो फिर नेचुरली, नेचुरली जो हमारा फल पकता है, नेचुरली फल का पकना, फल का पकना वो किसकी वजह से पकता है, वो एथिलीन की वजह से पकता है। क्या होता है, एथिलीन की वजह से पकता है। वो क्या होता है दोस्तों, एथिलीन की वजह से पकता है। अब दोस्तों अगर हम कृत्रिम रूप से अगर हम पकाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल रूप से या कृत्रिम रूप से, अगर कृत्रिम रूप से अगर हम फल को पकाना चाहते हैं, कृत्रिम रूप से अगर फल को पकाना हो, फल को, फल को पकाना हो, कृत्रिम रूप से अगर फल को पकाना हो, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, एसिटिलीन होता है। क्या होता है, एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, एथिलीन है, और ये क्या है, एसिटिलीन गैस है। क्या है, एसिटिलीन गैस है। तो ये हमारा क्या करता है, ये क्या करता है, कृत्रिम रूप से, यानी कि जैसे कि आम या हो, जैसे आम को पकाना है तो आम को क्या किया हमने, आम को तोड़ के ले आए और भर में उसे क्या किए, एसिटिलीन गैस के साथ उसको संपर्क में रख दिए। क्या किए, एसिटिलीन गैस के साथ संपर्क में रख दिए, और तो दोस्तों ये हमारा 1 से 2 दिन में क्या होता है, फल पक जाता है। और एसिटिलीन गैस हमारा जो प्राप्त होता है दोस्तों, वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो कैल्शियम कार्बाइड से प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बाइड से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हार्मोन था समाप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पादप हार्मोन के बारे में दोस्तों, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, फलों में क्या है, प्रचुर मात्रा में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, साइटोकाइनिन होता है। क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फल में कोशिका विभाजन होता है और फल बढ़ता है, फल क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन फल को पकाने की बात करता नेचुरली, तो उसमें क्या होता है, एथिलीन हार्मोन पाया जाता है। क्या होता है, पाया जाता है। और एब्सिक अम्ल का क्या देखा हम लोग उसने, एब्सिसिक अम्ल को देखा कि ये क्या करता है, वृद्धि को रोकने का काम करता है। पेड़ पौधा अगर बढ़ता है तो उसका वृद्धि का रोकने का काम करता है। वहीं दोस्तों जिबरेलिन के बारे में भी हमने क्या देखा, जिबरेलिन के बारे में, कि जिबरेलिन का काम क्या है, सेम ये जो जिबरेलिन का काम क्या होता है, ये अंकुरन जो होता है उसे रोकने का काम करता है, और जो वृद्धि होता है वृद्धि को भी रोकने का काम करता है। और ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है, एफसी का जस्ट उल्टा होता है, ये पेड़ को लंबा करने का काम करता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये पेड़ को ऊपर की ओर लंबा करने का काम करता है और मोटाई को कम करने का काम करता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है
और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि अगर पेड़ पौधे को ऊपर बढ़ाना है, लंबा करना है, तो उसमें कौन सा हार्मोन हमारा पाया जाएगा? ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे पेड़ पौधे के जो सबसे ऊपरी वाला भाग होगा, सबसे शीर्ष यानी कि क्या, सबसे ऊपरी वाला भाग, उसमें हमारा ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, पेड़ पौधा लंबा होने का संभावना बढ़ जाता है ऑक्सीजन हार्मोन के कारण ही। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो वृद्धि को रोकने का काम हमारा दोस्तों मुख्य रूप से कौन करता है? वो एब्सिक एसिड करता है। एब्सिक एसिड, तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तने को विकास में मदद करता है। तो तने के विकास की मदद के लिए दोस्तों हमारा कौन जिम्मेवार होता है? वो जिब्रेलिन हार्मोन होता है। जिब्रेलिन हार्मोन का काम क्या है दोस्तों? ये ऊपर बढ़ने से रोकता है लेकिन मोटाई को कम करता है। यानी कि देखिए, जो लंबाई होता है, लंबाई को ये क्या करेगा, कंट्रोल, और मोटाई को क्या करेगा, बढ़ाएगा। मोटाई को क्या करेगा, बढ़ाएगा। मोटाई को बढ़ाएगा और ऊंचाई को घटाएगा। तो ये जिब्रेलिन का काम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है। तो देखिए दोस्तों, पादप हार्मोन क्या है हमारा? ऑक्सीन है, जो लंबाई बढ़ाने का काम करता है। थायरॉक्सिन की बात करें दोस्तों, तो ये घेंगा रोग के लिए हमारा पाया जाता है। क्लोरोफिल हमारा दोस्तों ये पादप पिगमेंट है। ये क्या है, हार्मोन नहीं है बल्कि पिगमेंट है, यानी कि रंजक है। और एस्ट्रोजन की बात करें दोस्तों, तो ये महिलाओं में पाया जाता है। ये महिलाओं का जनन हार्मोन होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फाइटो फाइटो या तो फोटो हार्मोन दोस्तों, हमने क्या देखा, जो हार्मोन को क्या बोला जाता है, फोटो हार्मोन भी बोला जाता है, तो फाइटो हार्मोन। लेकिन दोस्तों हार्मोन का काम क्या है, वो जिधर जिधर, जैसे कि सूर्यमुखी का पौधा है दोस्तों, सूर्यमुखी का पौधा में क्या जानते हैं हम, कि जिधर जिधर सूर्य का रोशनी दिखेगा, उधर उधर सूर्यमुखी क्या करेगा, वो मुड़ता चला जाएगा और बढ़ने के उधर ही क्या करेगा, बढ़ेगा। क्या करेगा, उधर ही बढ़ेगा। तो वो हमारा क्या होता है, फाइटो हार्मोन के कारण ही होता है। तो फाइटो यानी कि फोटो, फोटो या तो फाइटो हमारा किससे संबंधित है, प्रकाश से संबंधित होता है। किससे, प्रकाश से संबंधित, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ को फाइटो हार्मोन कहा जाता है। डैश हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन होता है। क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन के, ऑक्सिन हार्मोन जिधर ज्यादा विकसित होगा, वो पेड़ क्या होगा, उधर ही ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। उधर ही क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। उधर ही क्या होगा दोस्तों, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, जिधर सूरज की रोशनी दिख रहा है, ये उधर ही निकल रहा है। क्या हो रहा है, जिधर से सूरज का रोशनी दिख रहा है दोस्तों, उधर क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ये सूरज का रोशनी किधर जा रहा है, यानी कि जिधर जिधर सूरज का रोशनी होता है उधर ये मुड़ रहा है। ये उधर ही क्या हो रहा है, मुड़ रहा है, निकल रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, इसी के कारण वो होता है हमारा दोस्तों। उसी के कारण क्या होता है, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही ऐसा संभव, ऑक्सीन हार्मोन के कारण ऐसा होता है दोस्तों। पौधा पौधों में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज ध्यान देखना। एक चीज ध्यान यहाँ पे दोस्तों, देखते ही आप ऑक्सीन हार्मोन को टिक मारेंगे, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। क्यों दोस्तों, ऑक्सीन हार्मोन भले ही क्या है हमारा, बढ़ाने में मदद करता है। क्या करता है, बढ़ाने में मदद करता है। ऑक्सीन हार्मोन जो होता है पेड़ पौधे को लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमारा दोस्तों, जब कोई पेड़ पौधा बोना रह जाता है, तो उसमें क्या होता है, जिब्रेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में, या जिब्रेलिन अम्ल अधिक मात्रा में निकलता है, जिसकी वजह से वो पेड़ या तो पौधा बोना हो जाता है। क्या होता है, बोना हो जाता है। तो अगर हम इस जिब्रेलिन हार्मोन का इलाज करें, क्या करें, इलाज करें, तो हमारा पेड़ पौधा क्या होगा, बढ़ सकता है।
क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो यहाँ पे उपचार हमें किसका करना है, जिब्रेलिन हार्मोन का उपचार करना है। क्या करना है, जिब्रेलिन हार्मोन का उपचार करना है। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा सही होगा। हालांकि ये ऑक्सिन हार्मोन जो हमारा आता है पेड़ पौधे को लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पे उपचार की बात किया गया है, तो जो बीमारी होगा उसी का ना इलाज करेंगे। तो यहाँ पे बीमारी के रूप में क्या है, जिब्रेलिन हार्मोन है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेड़ पौधा बढ़ने नहीं पाता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन का क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या होता है दोस्तों, कभी कभी विकास प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है, कभी कभी विकास प्रोत्साहन के, कभी कभी का क्या मतलब है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। कभी कभी विकास प्रोत्साहन और कभी कभी विकास अवरोधक, बिल्कुल नहीं। हमेशा विकास अवरोधक, अवरोधक मतलब ये बढ़ने नहीं देता है, गलत। वृद्धि हार्मोन तो पेड़ पौधे को हमेशा विकास की ओर ना ले जाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों किसी को अगर विकास के लिए रखा गया है तो जाहिर सी बात है वो विकास के लिए ही रखा जाएगा, तो वो अवरोध पैदा ही नहीं कर सकता। तो डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, तो वो हमारा क्या है दोस्तों, IAA है। वो क्या है, IAA है। तो IAA का फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इंडोल इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। तो इसका मुख्य काम की बात करें दोस्तों, तो इसका काम क्या होता है, ये प्राकृतिक ऑक्सीजन है। क्या है, सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन, यानी कि पेड़ पौधे में ये नेचुरली रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो देखिए इंसुलिन हमारा मानव में पाया जाता है, थायरोक्सिन भी हमारा पाया जाता है, एड्रेनाइन भी पाया जाता है, लेकिन ऑक्सिन हार्मोन जो है वो वृद्धि हार्मोन है पेड़ पौधे के लिए। तो बी नंबर का क्या हो, सही आंसर हो जाएगा। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है, कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो वो हमारा किस कौन है, वो साइटोकाइनिन है। कौन है दोस्तों, साइटोकाइनिन है। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। जिलेटिन का उत्पादन डैश में होता है और इसे जाइलम में डैश तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या बोला गया है, जाइलम। क्या बोला गया, जाइलम। तो जाइलम का हम क्या जानते हैं, जो जाइलम का काम क्या होता है, वो जल को जड़ से क्या करता है, जल को जड़ से लेकर के ऊपर जाता है, वो जाइलम का काम होता है। तो यहाँ पे जिलेटिन का उत्पादन जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, जड़ होगा। क्या होगा, जड़ होगा, क्योंकि जाइलम ही हमारा जड़, यानी कि जाइलम का काम क्या होता है, जड़ से ही जल या खनिज लवण को ले जाने का काम होता है। तो पहला, यानी कि ऊपर में सबसे पहला दोस्तों जड़ हमारा यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो जड़ हमारा बी नंबर ऑप्शन पे है। तो डायरेक्ट हम इस तरह से इसका आंसर बी नंबर का क्लिक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जाइलम से फिर कहाँ तक जाता है, यानी कि जड़ से टहनी तक लेके जाता है, जड़ से निकालता है और टहनी तक जाता है, यानी कि पत्तियों तक फिर पहुंचाता है। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है, पत्तियों के गिरने में मदद करता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ऑक्सीजन का हार्मोन क्या है, ये वृद्धि हार्मोन है, यानी कि पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद करता है। तो ये तो हो नहीं सकता है। साइटोकाइनेंस क्या है, कोशिका विभाजन की मदद करता है। और जो जिब्रेलिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये बोनेपन का कारण बनता है पेड़ पौधे का। तो एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो क्या करता है, पत्तियों को गिरने में मदद करता है और रंध्र के बंद होने या खुलने में मदद करता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है। तो देखिए दोस्तों, वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है, हमारा एब्सिसिक एसिड करता है, ये पहले जान चुके हैं। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है, तो साइटोकाइनिन का काम क्या है दोस्तों, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो ए नंबर का क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो कोशिका विभाजन को कौन बढ़ावा देता है, साइटोकाइनिन से देता है। डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। कोशिका विभेदीकरण आने के दोस्तों कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। तो वो हमारा क्या होता है, ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि साइटोकाइनेंस करता है। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूर्य की ओर
झुकता है, तो वो हमारा क्या है दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन है। क्या है, ऑक्सिन हार्मोन है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। डैश पादप हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन दोस्तों हमारा ये क्या है, एड्रिनल ग्रंथि है, जो मानव में पाया जाता है, मानव शरीर में। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। पादप गतियां यानी कि प्लांट मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट। तो देखिए दोस्तों, प्लांट मूवमेंट के बारे में हम, इसके बारे में हम जान चुके हैं। पहले हमने क्या देखा था, पॉजिटिव, जो मैं पॉजिटिव, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक, ट्रॉफिक, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, और यहाँ पे दोस्तों हम पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक हो गया, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेगेटिव, नेगेटिव फोटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक, और नेगेटिव, नेगेटिव जियोट्रॉफिक, नेगेटिव जियोट्रॉफिक। ये हमारा दोस्तों बस ये 4 टर्म है, ये क्या है, 4 टर्म है। इससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, वो सूर्य की दिशा की ओर चलेगा। मतलब सूर्य हमारा किधर होता है, ऊपर की ओर जाता है, तो पेड़ पौधा हमारा ऊपर की ओर जाएगा। तो पॉजिटिव ट्रॉपिक हमारा क्या क्या हो सकता है, तना की बात करें तो तना हमारा हमारा क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तना हो गया, तना हमारा किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो तना हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो गया। लेकिन दोस्तों अगर हम जियोट्रॉपिक की बात करें, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, तो यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रॉपिक तना हो जाएगा। तना क्या हो जाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा। तना दो चीज हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो सकता है, या तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो सकता है। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जियोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि ये अर्थ की ओर खींचता है, अर्थ यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींचता है। तो क्या ये गुरुत्वाकर्षण की ओर तना जाता है हमारा, क्या पेड़ का, किसी पेड़ का, बिल्कुल नहीं। तो जो तना हमारा होगा वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा। क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा। लेकिन तना का क्या होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा, फोटोट्रॉपिक होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जड़ की अगर बात करें, तो जड़ हमारा जो होगा वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा, लेकिन नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगा। क्या होगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगा। नेगेटिव क्या होगा, फोटोट्रॉपिक होगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जड़ जो हमारा होगा वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक इसलिए होगा क्योंकि जड़ जो होगा नीचे की ओर जाता है। क्या होगा, नीचे की ओर जाता है, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि उसी के दिशा में जा रहा है, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जड़ ऊपर, जड़ हमारा ऊपर की ओर जाता है क्या, बिल्कुल नहीं, इसीलिए क्या होगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगा। अब हम यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। सूरजमुखी के पुष्प, पुष्प की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि वो पुष्प जो हमारा फूल होता है वो सूर्य की ओर ही जाएगा। क्या होगा, सूर्य की ओर ही जाएगा, तो वो हमारा क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक के अंतर्गत में आएगा। यानी कि इसके अंतर्गत में हम लिख सकते हैं कि सनफ्लावर, सनफ्लावर, क्या लिख सकते हैं, सनफ्लावर, जो क्या होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म या तो फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक है तो फोटोट्रॉपिज्म। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुवर्तन अधिकांशता दर्शाता है, अनुवर्तन अधिकांशता दर्शाता है। तो अनुवर्तन मतलब क्या होता है दोस्तों, किस दिशा में वो जाता है, क्या होता है, किस दिशा में जाता है, यानी कि दिशा को दर्शाता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। जैसे कि जड़ की बात करें तो जड़ हमारा पृथ्वी की, यानी कि धरती के अंदर जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, और वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा जड़, जड़ हमारा। लेकिन तना जो होगा वो ऊपर की ओर जाएगा, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा। तो अनुवर्तन का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन को दर्शाता है। जैसे जड़ का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा और तना का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, तो किसी पौधे का दिशात्मक विकास को दर्शाता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है, फोटोट्रॉपिज्म का अर्थ क्या है दोस्तों, कि सूर्य जिधर होगा उधर ही पेड़ पौधे का क्या होगा, विकास होगा, यानी कि सूर्य की दिशा में विकास होगा। तो पौधे की प्रकाश की दिशा में बढ़ना, तो बिल्कुल ए नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये फोटोट्रॉपिज्म या तो जियोट्रॉपिज्म अगर होता, तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, जड़ का धरती के अंदर या पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर बढ़ना कहलाता है। पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है, तो इस प्रक्रिया
कहा जाता है? यानी कि दोस्तों किसी अंग की वृद्धि विशिष्ट उद्दीपक की ओर होता है। उद्दीपक मतलब क्या हो गया दोस्तों? यानी कि लाइट या प्रकाश से संबंधित है। विशिष्ट उद्दीपक मतलब क्या हो गया? प्रकाश से वहां पे संबंधित की बात कर रहा है, यानी कि प्रकाश से संबंधित की बात कर रहा है। तो यहाँ पे धनात्मक अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन यानी कि प्रकाश की दिशा में बढ़ने का काम करेगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब पौधे के भाग की वृद्धि डैश या गति की अनुपस्थिति में, यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में होगा, तो प्रकाश की अनुपस्थिति की बात करें तो नेगेटिव प्रकाश अनुवर्तन होगा। तो सी नंबर का क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश उसमें अवेलेबल या प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो नेगेटिव कहलाएगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? वो क्या कहलाएगा? गुरुत्वानुकर्तन कहलाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के कारण की बात कर रहा है, तो गुरुत्वानुकर्तन कहलाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हमारा पादप हार्मोन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। पोषक तत्व और पादप हार्मोन से सारे संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा या हेल्पफुल हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को अगर हेल्पफुल हो रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।